हेलो बच्चों, दिस इज मी महिमा एंड मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 21। ये वर्कशीट 26 अगस्त 2021 के लिए है। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान भूगोल की वर्कशीट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज का टॉपिक है राष्ट्रीय विकास। क्या दिया गया है? राष्ट्रीय विकास। इसको पढ़ना है। यदि व्यक्ति विकास के अलग अलग लक्ष्यों की तलाश करते हैं तो उनकी राष्ट्रीय विकास की धारणा भी भिन्न होने की संभावना है। यानी कि अगर प्रत्येक व्यक्ति की जो विकास को लेके धारणा है वो अलग अलग है तो राष्ट्रीय विकास की धारणा भी कहीं ना कहीं अलग होगी। ये ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि अलग अलग व्यक्तियों के पास देश के विकास की अलग अलग और परस्पर विरोधी धारणाएं हो सकती हैं। फिर हम ऐसे संघर्षों को कैसे सुलझाते हैं? राष्ट्रीय विकास का अर्थ है ऐसे प्रश्नों के बारे में सोचना जैसे सभी के लिए उचित और न्यायपूर्ण मार्ग क्या होगा। मीन्स ऐसा सोचना कि ऐसा क्या किया जाए जो सबके लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, उसमें किसी एक का हित ना हो रहा हो, सबका हित हो रहा हो, ताकि किसी एक को भी नाराजगी ना हो। चीजों को करने का इससे बेहतर तरीका क्या होगा? इस विचार से बड़ी संख्या में लोगों को या केवल एक छोटे समूह को लाभ हो। ठीक है, विभिन्न देशों और राज्यों में विकास की तुलना, यानी कि अलग अलग देशों में और अलग अलग राज्यों में विकास की तुलना कैसे की जा सकती है? देशों की तुलना के लिए उनकी आय का सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक माना जाता है। उच्च आय वाले देश कम आय वाले अन्य देशों की तुलना में अधिक विकसित हैं। यानी कि उच्च आय वाले जो देश हैं वो क्या है कि ज़्यादा विकसित हैं, उनके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। हम औसत आय की तुलना करते हैं जो देश की कुल आय को उसकी कुल संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। यानी कि अगर आप किसी भी आपने बचपन से सीखा होगा एवरेज निकालना, और एवरेज निकालना आप लोगों को ऑलरेडी आता होगा। औसत आय अगर निकाली जाए तो कैसे निकालते हैं? पूरे देश में सभी लोग, जितनी भी जनसंख्या है, वो कौन कितना कमाती है उसका कैलकुलेशन करना, यानी सबको एडअप करना, सबको जोड़ना, और देश में जितनी जनसंख्या है उससे डिवाइड कर देना। ठीक है, तो उससे औसत आय आ जाती है। तो इस तरीके से जब औसत आय निकाली जाती है, औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय की मतलब माना जाता है कि एवरेज इतना पैसा हर इंसान हमारे देश का कमाता होगा। और ये सही भी हो सकता है और ये थोड़ा अलग भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हमने औसत आय किसी भी कंट्री की निकाली तो वो औसत आय आ गई 20,000। ठीक है, सपोज औसत आय आ गई, प्रति व्यक्ति आय हम मान लेते हैं कि 24,000 या 20,000 एक व्यक्ति की है। तो क्या ऐसा है कि पूरे देश में सभी की आय जो है वो 24 या 20 के आसपास होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। किसी की आय 1.5-2 लाख होगी, किसी की 5-6 लाख होगी, किसी की 7-8 लाख होगी, और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनकी आय 10-12 हजार होगी, 2-4 हजार होगी। ठीक है, 7-8 हजार होगी। तो कम से कम और ज्यादा से ज्यादा होंगे, लेकिन एवरेज का मीन्स होता है कि हम एक अनुमान के लिए निकालते हैं औसत। आगे देख लेते हैं। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। विश्व बैंक द्वारा लाई गई विश्व की विकास रिपोर्टों में इस मानदंड का उपयोग देशों को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो कंट्रीज होती हैं उनको डिवीजन करने के लिए किस आधार पर किया जाए, तो इस आधार पर डिवीजन किया जाता है। 2012 में प्रति व्यक्ति आय 12,616 रुपए अमेरिकी डॉलर और उससे अधिक की प्रति व्यक्ति आय वाले देश अमीर देश कहलाते हैं, और जिनकी प्रति व्यक्ति आय 1,035 अमेरिकी डॉलर या इससे कम है उन्हें कम आय वाले देश कहा जाता है। भारत निम्न मध्यम आय वाले देशों की श्रेणी में आता है क्योंकि 2012 में इसकी प्रति व्यक्ति आय केवल US 1530 प्रति वर्ष थी। यानी कि कितने डॉलर थी? 1530 रुपए प्रति डॉलर थी। और 1,035, अगर 1,035 प्रति डॉलर आय होगी जिस देश के व्यक्ति की, ठीक है, तो वहां जिस देश में प्रति व्यक्ति आय 1,035 होगी उस देश को क्या माना जाता है? गरीब माना जाता है। ठीक है, तो जो भारत है वो गरीब से ऊपर आ गया,
तो इसलिए गरीबी में नहीं आता क्योंकि हमारी 1530 रुपये है। और इसलिए क्या है कि और जिसकी 12,616 होगी प्रति व्यक्ति आय डॉलर में, वो होगा अमीर देश। ठीक है, तो हम ना गरीब में आते हैं ना अमीर में आते हैं, तो हम कौन हो गए, मध्यम वर्गीय। जैसे हम बोलते हैं ना पुअर, रिच और मिडिल क्लास, तो हम कंट्री में भी किस में आ जाते हैं, मिडिल क्लास। ठीक है, जब हम किसी राष्ट्र या देश क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हमें औसत आय या प्रति व्यक्ति आय के अलावा अन्य समान रूप से महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में सोचना चाहिए। ये गुण क्या हो सकते हैं? ये माध्यमिक स्तर पर शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर, शुद्ध उपस्थिति अनुपात हो सकते हैं। ठीक है, शिशु मृत्यु दर, साक्षरता यानी कि शिक्षा का स्तर कितना है देश में, ठीक है, शुद्ध उपस्थिति, ये सारे अनुपात निकाले जाते हैं और ये सारी चीज़ें हैं जिसके बिहाफ पे किसी भी कंट्री की कैलकुलेशन की जाती है। महाराष्ट्र में एक औसत व्यक्ति की आय केरल के औसत व्यक्ति की आय में अधिक है, लेकिन इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पिछड़ जाता है। इसका कारण यह है कि किसी के पास पैसा है, वह उन सभी वस्तुओं और सेवाओं को नहीं खरीद सकता है जिनकी उसे अच्छी तरह से जीने के लिए आवश्यकता हो सकती है। इसीलिए आय अपने आप में भौतिक वस्तुओं और सेवाओं का पूरी तरह से पर्याप्त संकेतक नहीं है जो नागरिक उपयोग करने में सक्षम है। उदाहरण के लिए, आमतौर पर पैसा प्रदूषण मुक्त वातावरण और मिलावट रहित दवाएं, संक्रमण रोगों की सुरक्षा नहीं खरीद सकता। ठीक है, यानी कि पैसे से क्या हम ये सारी चीज़ें खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। चीज़ें भी आपस में जुड़ी हुई हैं। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि इसमें बुनियादी स्वास्थ्य और शैक्षिक सुविधाओं का पर्याप्त प्रावधान है। इसी तरह ऐसे राज्यों के लोगों का स्वास्थ्य और पोषण स्तर बेहतर होगा जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस अच्छी तरह काम करती है। ठीक है, और जहाँ पर ये काम सही से नहीं होगा वहाँ पर क्या होगा, स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा लोगों का, पोषण स्तर भी अच्छा नहीं होगा। तो आगे देख लेते हैं, शिशु मृत्यु दर या IMR उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 100 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या को इंगित करता है। ठीक है, यानी कि जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं उसमें 100 का एवरेज लेके कैलकुलेशन की जाती है कि 1 साल कंप्लीट होने से पहले पहले कितने बच्चे जो हैं वो मर चुके हैं। इसका कारण ये है कि बच्चों का अगर पोषण स्तर अच्छा नहीं होगा तो कोई भी संक्रमण या कोई भी बीमारी या कोई छोटी सी भी परेशानी बच्चों को एक घातक हो जाएगी और इससे उनकी मृत्यु हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए बच्चे का पोषण स्तर अच्छा होना चाहिए और बच्चे का पोषण स्तर तब अच्छा होगा जब बच्चे के जन्म से पहले माँ का पोषण अच्छा होगा और बच्चे के जन्म के बाद भी उसको अच्छे पोषक तत्व और उसकी माता को भी अच्छे पोषक तत्व उपलब्ध कराए जाएंगे। साक्षरता दर 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को मापती है, यानी कि नापा ये जाता है कि 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के कितने लोग साक्षर हैं। शुद्ध उपस्थिति अनुपात 14 और 15 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की कुल संख्या है जो समान आयु वर्ग के बच्चों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी कैलकुलेशन की जाती है। ये थी आज की हमारी वर्कशीट, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग थी। अगर आप इसे ध्यान से नहीं समझेंगे तो इसको नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको इसे थोड़ा ध्यान से समझना होगा। चलिए आज की वर्कशीट पर बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। आज के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1, हमने देखा कि अपने देश के विकास के लिए अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं होती हैं। आपके अनुसार आपके देश के विकास के लक्ष्य क्या होने चाहिए? उनमें से किन्हीं 3 का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 2, क्या प्रति व्यक्ति आय विभिन्न देशों या राज्यों में विकास की तुलना करने का एकमात्र साधन है? अन्य कौन से साधन हैं जिसका उपयोग किया जा सकता है? प्रश्न नंबर 3, आपके अनुसार ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो रुपया विशेष रूप से उस स्थान पर नहीं खरीद सकता है जहां आप रहते हैं? ये चीज़ें विकास के लिए कैसे ज़रूरी हैं?
और प्रश्न नंबर 4 है, क्या आपको लगता है कि कुल सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस वाले राज्य में लोगों का स्वास्थ्य और पोषण स्तर क्यों है? ऐसे ही एक राज्य का उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो ये है हमारे आज के 4 प्रश्न और चलिए शुरू करते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर। तो बात कर लेते हैं आज के सभी प्रश्न उत्तर की। आज का पहला प्रश्न है, हमने देखा है कि अपने देश के विकास के लिए अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं होती हैं। आपके अनुसार आपके देश के विकास के लक्ष्य क्या होने चाहिए? उनमें से किन्हीं 3 का उल्लेख कीजिए। हमारे देश के विकास के लक्ष्य निम्न होने चाहिए। यहाँ होने नहीं होने होगा, ठीक है, तो होने लिख लेना, होने चाहिए। पहला है साक्षरता दर। देश के प्रत्येक राज्यों में शिक्षा की ऐसी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए जिससे प्रत्येक व्यक्ति को सरलता से शिक्षा प्राप्त हो सके, चाहे वह किसी भी वर्ग या जाति का हो, जिससे देश की साक्षरता दर बेहतर हो सके। दूसरा पॉइंट है स्वास्थ्य सुविधाएं। देश के प्रत्येक हिस्से में अच्छे अस्पताल उपलब्ध कराए जाएं, जहां हर तरह की तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध हों, ताकि मृत्यु दर को कम किया जा सके और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं जनसंख्या नियंत्रण। देश में ऐसे नए नियम बनाए जाएं जिससे देश की अनियंत्रित जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके, क्योंकि यदि जनसंख्या घनत्व बढ़ता रहेगा तो देश का पूर्णतः विकास करना संभव नहीं हो पाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। क्या प्रति व्यक्ति आय विभिन्न देशों या राज्यों में विकास की तुलना करने का एकमात्र साधन है? अन्य कौन से साधन है जिसका उपयोग किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है नहीं। प्रति व्यक्ति आय विभिन्न देशों या राज्यों में विकास की तुलना करने में एकमात्र साधन नहीं है। इसके अतिरिक्त देश में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर, सकल घरेलू उत्पाद, सुविधाएं आदि के आधार पर भी तुलना की जा सकती है। प्रश्न नंबर 3 है, आपके अनुसार ऐसी कौन सी चीजें हैं जो रुपया विशेष रूप से उस स्थान पर नहीं खरीद सकता जहां आप रहते हैं? ऐसी चीजें विकास के लिए कैसे जरूरी हैं? तो इसके उत्तर की बात करते हैं। जिस स्थान पर हम रहते हैं वहां रुपए से प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीदा जा सकता, क्योंकि कोई भी मनुष्य विकास की बातें तभी कर सकता है जब वह शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। एक स्वस्थ और अच्छे वातावरण में ही एक स्वस्थ व्यक्ति और मस्तिष्क का विकास होता है। यहाँ पर करता हो नहीं होगा, ठीक है, होता है। इसलिए विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, जिसके लिए एक स्वस्थ वातावरण होना आवश्यक है। तो यहाँ पर होता लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन लास्ट। आपको क्या लगता है कि एक कुशल सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस वाले राज्यों में लोगों का स्वास्थ्य और पोषण स्तर बेहतर क्यों है? ऐसा ही एक राज्य का उदाहरण दीजिए। तो उत्तर है केरल एक ऐसा राज्य है जहां की सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस कुशल है, इसलिए वहां के लोगों का स्वास्थ्य और पोषण स्तर बेहतर है। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है, जबकि साक्षरता दर बहुत अधिक है। ठीक है, तो ये है हमारे आज के सभी 4 प्रश्न और उनके उत्तर, जिसे हमने कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ आज की वर्कशीट हो जाती है कंप्लीट और आई होप आपको समझ भी आई होगी। यदि समझ भी आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल मुदिता IAS वॉरियर्स पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से भी नोट्स लेकर अपने आंसर्स लिख सकते हैं। मैं हूं महिमा और आपसे लेती हूं विदा। जल्द ही मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।